नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम 3 साल मोदी सरकार में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक, केंद्रीय शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन और सूचना प्रसारण के मंत्री वेंकैया नायडू जी। नायडू जी, कई सारे पोर्टफोलियो हैं आपके पास, काम बड़ा ज्यादा है, लेकिन सबसे पहले मैं आईएनबी के बारे में जानना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि विपक्ष ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 साल के ऊपर, तो यह आरोप लगाया था कि सरकार काम कुछ नहीं कर रही है, लेकिन परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रही है, प्रचार बहुत अच्छा कर रही है। देश का जनता, आम जनता इतना इनोसेंट है क्या? और प्रचारी से प्रभावित होकर अपना परसेप्शन बदलने के लिए जमीन के ऊपर काम हो रहे, पंचायत चुनाव हो, म्युनिसिपल चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, न तो लोकसभा का उपचुनाव हो, सब में नतीजा क्या है आपने देखा, अनुभव किया। तो इसलिए तो अपोजिशन को उनको हमारा आलोचना करना, नहीं तो कुछ ना कुछ कहना उनका काम है, उनका अपना काम करने दीजिए, लोग देखेंगे। मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं मोदी फेस्ट की। लोग ये कह रहे हैं कि फेस्टिवल तो कर रहे हैं, ठीक है, इस पे हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन नाम भी मोदी रख दिया उसका। इसमें क्या है? मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, MODI, मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, ये लक्ष्य है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे। नेशनल हाईवे पहले 12 किलोमीटर था, अभी 23 किलोमीटर मिनिमम हो गया। रूरल रोड्स, प्रधानमंत्री सड़क योजना 40 किलोमीटर रोड्स, प्रधानमंत्री सड़क योजना 40 किलोमीटर उसका निर्माण हो रहे। और मकान का निर्माण यूपी के जमाने में 10 साल में उन्होंने 8,50,000 मकान का निर्माण किया और 13 लाख मकान उन्होंने मंजूरी दिया। हमने 2 साल में 18,50,000 मकान हमने मंजूरी किया। देश भर में जो परिवर्तन आ रहे, आपने अभी देखा, आपने सार्क के लिए सैटेलाइट, आपने देखा कनाडा नहीं तो ऑस्ट्रेलिया आपको यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया प्रधानमंत्री का डिप्लोमेसी के कारण से। इसलिए हमने सोच के ही नाम रखा। नाम कोइंसिडेंस हो तो उनका हम क्या करें? जैसे इन लोगों ने गांधी जी का नाम रखा है अपना नाम में, गांधी जी से क्या लेना देना इन लोगों को? आप बताइए, थोड़ा सोच, देशवासी भी सोचना चाहिए। तो हमने आपत्ति व्यक्त किया क्या? आपने क्यों गांधी जी का नाम रखा? आपका गांधी जी से क्या संबंध है? कोई रिश्तेदारी है क्या? है ही नहीं। जब इश्यूज की बात करते हैं तो वो 2 इश्यूज पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। पहला, भारत और पाकिस्तान। उनका ये कहना है कि 3 साल में हम लोग यानी भारत या मोदी सरकार कोई भी पाकिस्तान पॉलिसी नहीं बना पाई। क्या ये कांग्रेस का पाकिस्तानी पॉलिसी क्या थे? थोड़ा हमको समझाए तो हम कुछ सीखने के लिए भी तैयार है। इतना साल राज किया कांग्रेस और पाकिस्तान का समस्या का समाधान हो गया क्या? पाकिस्तान इज प्रूवन टू बी अ रोग नेशन। पाकिस्तान आपका पड़ोसी है। हमारा प्रधानमंत्री ने पहले एक काम क्या किया? प्रधानमंत्री ने अपना शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, नंबर 1। बाद में काबुल से वापस आते समय जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने कहा घर में कुछ फंक्शन है, जन्मदिन वगैरह, तो खुद प्रधानमंत्री बिना पहले नोटिस वहां पहुंच गया। तो उन्होंने एक सुहृद भाव वातावरण निर्माण करने के लिए पूरा प्रयास किया और हम 2 बार पाकिस्तान से आपस में चर्चा भी किया। करने के बाद भी शहबाज शरीफ साहब को क्या हुआ मालूम नहीं, क्या कंपल्शन था, पनामा पेपर्स का जो लीकेज आया उसके कारण न तो आर्मी के कंपल्शन से। पाकिस्तान पुराना आदत नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान इज एडिंग, अबिटिंग, फंडिंग, ट्रेनिंग टेररिस्ट। ये आज से नहीं, शुरू से ही है। इसलिए पाकिस्तान, हमारा कारण से पाकिस्तान का समस्या जल्द से हो गया, ऐसा कहना गलत है। दूसरा, कश्मीर के संदर्भ में भी मेरे पास आंकड़े है, अब चाहे तो मैं 1 मिनट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 2011 में जब यूपीए था, 100 टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया। 2012 में 72 लोगों को न्यूट्रलाइज किया। 2013 में 67 लोगों को न्यूट्रलाइज किया। 2014 में 110 लोगों को न्यूट्रलाइज किया। 2015 में 108 और 2016 में 150 टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया है। तो सरकार जो भी संभव है सब वहां स्थिति नाजुक है। एक पड़ोसी के कारण से, दूसरा मजहब को ये जन आंदोलन के साथ जुड़ के देखने वाले लोग भी है और कुछ लोग ऐसा एंटी नेशनल फोर्सेस वहां इसमें लगे हैं, बाहर से उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिए नाजुक समस्या है, इसको समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कश्मीर समस्या उनका देन है।
हाँ वेंकैया जी, जो अगला मुद्दा है वो ये है कि बार बार 3 साल में प्रचार करने की कोशिश की गई कि बोलने की स्वतंत्रता इस देश में खत्म होती जा रही है। क्या ये एक अरे आपने प्रधानमंत्री को नपुंसक बोला, आपने प्रधानमंत्री को खलनायक बोला। कल यस्टरडे मध्य प्रदेश भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकुल वासनिक ने प्रधानमंत्री खलनायक, पूरा देशवासी कह रहे ये महानायक है और ये कहते खलनायक, और मौत का सौदागर कहा आप लोगों ने, इनएफिशिएंट कहा, इन्होंने डांकी कहा, मंकी कहा, सब कुछ कांग्रेस वालों ने कह दिया। अब मीडिया ने छपा, और इस मीडिया में इतना स्वतंत्र है इस देश में। 1 साल के पहले एक सोकॉल्ड ग्रेट जर्नलिस्ट ने लिखा मानो कल नरेंद्र मोदी मर गए तो अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाएगा। इतना फ्रीडम है इस देश में। आप आज देखा होगा केरला में, आज टेलीविजन में आ रहे, कुछ व्हाट्सएप में भी आ रहे, गो मांस खाते हुए, उनको फायर कट के खाते हुए रैली निकाल रहे। ठीक है, अधिकार है उनको, अधिकार है वो तो अपना क्या कहते फ्रीडम को वो मिसयूज कर रहे, वाला एक बात है। इस देश में क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम इतना ही है, इंटॉलरेंस। एक कैंपेन शुरू किया, कारण मेन मुद्दा ये है दीपक जी, इस देश में कांग्रेस वाले मोदी जी को बच नहीं पा रहे। दूसरे मंत्रालय की बात करें, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि यूपीए सरकार ने 10 सालों के काम से ज्यादा आपने महज 3 साल में कर दिया। मैं इसके फैक्ट्स बताता हूं। सबसे पहला फैक्ट यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए आपने 4 लाख करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। इसमें से 1.38 लाख करोड़ 60 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने में खर्च होगा, जबकि 0.78 लाख करोड़ कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन पर। इसके अलावा 0.45 लाख करोड़ के नए मेट्रो प्रोजेक्ट और 1.04 लाख करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सस्ता घर। सवाल यह है कि इन चीजों को असलियत में बदलने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अप्रूवल तो हो गया। समय लगेगा। देखिए, इस देश को बदलना इतना आसान नहीं है। इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ आबादी है, और 31 स्टेट्स है, डिफरेंट हजारों संख्या में टाउन्स है, 4041 म्युनिसिपल टाउन्स है, नोटिफाइड टाउन्स। तो इसमें परिवर्तन लाने में समय लगेगा, मगर कार्यक्रमों का अमल संतोषजनक है। और आने वाले दिनों में जो बचा हुआ 2 साल है ना, उसमें हम लोग कोई नया स्कीम नहीं सोच रहे। इन स्कीमों का अमल, इसका पर्यवेक्षण, इसका ठीक तरफ से एग्जीक्यूशन हो, यही हमारा उद्देश्य है। 100 नए स्मार्ट शहर बनाने की बात की है। अभी हाल ही में चीन गया था तो मैंने देखा कि वहां पे स्मार्ट शहर तुरंत बन जाता है, यानी आपने एक आइडेंटिफाई की जगह, उसमें तुरंत कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। हमको 3 साल हो चुके हैं। पहला स्मार्ट सिटी आपको क्या लगता है कब तक बन जाएगा? शहर रातों रात बनाना संभव नहीं है। नंबर 2, हम लोग लोकतंत्र है। आपको प्रधानमंत्री ने ये भी मुझे मार्गदर्शन किया, कहा कौन सी सिटी कैसा स्मार्ट हो, दिल्ली से मॉडल तय मत करो, ब्रॉड पैरामीटर्स बताओ। लोग बैठ के वाराणसी को कैसा डेवलप करना चाहते, विशाखापट्टनम को कैसा डेवलप करना चाहते, कोची को कैसा डेवलप करना चाहते, वो लोग अपना प्लान बनाए। लोकतंत्र में प्रॉब्लम्स है, मगर लोकतंत्र में एक ब्यूटी भी है, लोगों की इच्छा उसमें प्रदर्शित होंगे। चाइना में ऐसा कोई है नहीं, पूछने वाले भी नहीं है। आपने शहरों की तो बात कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। आपको क्या लगता है, आप सब चीजों पे नजर रखते हैं, चूंकि आप आईएनबी मिनिस्टर भी है, कितना सफल हुआ है? नहीं, अच्छा इनिशिएटिव है, समय लगेगा। कारण क्या है, बाकी स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट फंड, डेडिकेटेड फंड एलोकेशन है, मगर संसद आदर्श ग्राम योजना के लिए ये कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, वो मुख्य उद्देश्य। और साथ ही साथ संसद अपना पैसा में से कुछ पैसा, जो संसद निधि है 5 करोड़ पर साल, उसमें से कुछ निधि इसमें खर्च करना चाहिए। जहां संसद एक्टिव है, जहां संसद महानुभाव रुचि ले रहे, वहां तेजी से परिवर्तन हो रहे। जहां रुचि कम है, वो परिवर्तन आने में समय लगेगा। स्वच्छ भारत में आपको लगता है पिछले 3 साल में कितनी जागरूकता आई है? और दूसरा मुद्दा है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अगर मुझे कूड़ा फेंकना है तो अगर विदेशों में आप बड़ी जगहों पे जाएंगे, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, वहां पे कूड़ेदान लगे होंगे कि यहाँ पर आप कूड़ा फेंक दीजिए, यहाँ पे आप सिगरेट डिस्पोजल कर दीजिए या दूसरी चीजें। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाने में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना साल में हमारा सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने
और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परिवर्तन स्टेप बाय स्टेप आ रहे, इसके लिए पैसा हमने रिलीज किया है और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माने ये प्राइवेट सेक्टर को भी CSR फंड्स लगाने के लिए अनुमति दिया है। उसके कारण से तेजी पकड़ गया कम्युनिटी टॉयलेट, इंडिविजुअल टॉयलेट, और स्टेट्स जहां रुचि ज्यादा दिखा रहे वहां तेजी से काम हो रहे, स्टेट्स जो जहां रुचि कम ले रहे वहां उतना तेजी नहीं पकड़ पाए। और वेंकट जी, अगर हम एक सबसे बड़ी एक कंज्यूमर के तौर पर आपकी मिनिस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को रियल एस्टेट बिल्डर से। आप नया कानून लेकर आए हैं, लेकिन अभी भी बायर जो हैं घूम रहे हैं, कहीं प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, कहीं अगर पूरा हुआ है तो सब स्टैंडर्ड है, और कुछ लोग तो पैसा लेके ही भाग गए। तो इसको कैसे आप इतना साल इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने सबसे सलाह मशवरा करने के बाद रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लाया हमने, और जो हमने लक्ष्य रखा 2022 तक सबके लिए मकान, ये केवल सरकार के द्वारा काम पूरा होगा नहीं, इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन बिल्डर्स का भी रोल महत्वपूर्ण है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जून 1 तक हर एक स्टेट अपना नियम रूल्स बनाना चाहिए। काफी स्टेट्स ने बनाया और इस जुलाई 1 से एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। मैंने ये भी कहा बिल्डर्स को, ये रियल एस्टेट रेगुलेशन है, स्ट्रैंगुलेशन नहीं है, मगर आप अपना वादा नहीं पूरा किया तो समय पालना, पेनाल्टी होगा। आपने डिविएट किया तो पेनाल्टी के बाद भी आपने वायलेट किया तो सजा भी मिलेगा। दो पॉलिटिकल सवाल सर, क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है कि हमारी बातचीत अधूरी रहेगी। पहला सवाल राहुल गांधी पे। राहुल गांधी सहारनपुर के दौरे पर गए, मायावती भी सहारनपुर के दौरे पर गई। सहारनपुर में जो संघर्ष हुआ दो जातियों के बीच, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा इफेक्ट कर सकता है जो कई दूसरी जगहों पर फैल जाए? देखिए, जातियों के बीच में झगड़ा मोदी जी आने के बाद शुरू हो गया क्या? मैं बचपन से देखते रहता हूं, देश भर में अलग अलग इलाके में होते रहते। सहारनपुर गया, ये राहुल गांधी सहारनपुर गए तीर्थ यात्रा के रूप में फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, इसके अलावा क्या पाया उन्होंने? और वो हैदराबाद गए, आपने पहले पूछा वो JNU गए। ये JNU का घटना भी क्या है? अफजल गुरु, उनका सम्मान में सभा, आप जाके उनको संघीभाव दिखाते। मकबूल भट्ट, याकूब मेमन, हैदराबाद में वही हुआ, यहां भी यही हुआ। आप लोग जो अभी मेजर जनरल गगोई ने जो कॉमन सेंस यूज करके सिपाही को और वहां का इलेक्शन ऑफिसर्स को बचाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, देश भर में लोग उसका प्रशंसा कर रहे, आप उसका आलोचना करते हैं। कारण क्या है? आप मेन स्ट्रीम में नहीं है, ये मैसेज जा रहे। विपक्ष कमजोर होने का वो एक मुख्य कारण यह है, कांग्रेस पार्टी जो कहते थे हम आजादी का लड़ाई में अग्रसर है, ऐसी पार्टी आजकल अफजल गुरु के पीछे पड़े, याकूब मेमन, मकबूल भट्ट, नहीं तो बाकी जो घटनाएं हो रहे, ऐसी घटनाओं को ये लोग प्रोत्साहन कर रहे। इस कारण से वो कमजोर हो रहे, इसलिए जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी इसको रियलाइज करे तो उनके लिए उतना अच्छा होगा। आखिरी सवाल सर, 2019 के लिए कांग्रेस ने हाल ही में घोषणा की, जब 3 साल पूरे हुए, कि राहुल गांधी हमारे PM पद के कैंडिडेट होंगे। ये भी उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 2019 का पिक्चर आप क्या देखें? उनका नेता कौन हो वो उनका चॉइस है, वो राहुल गांधी जी को तय करना चाहते हैं, तय करें, कोई प्रॉब्लम। नंबर 1 वो गठबंधन का नेतृत्व तो कौन करने वाले है? उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कांग्रेस पार्टी की इच्छा हो सकता है, मगर बाकी लोग स्वीकार करेंगे क्या? तो वो डूबने वाले कांग्रेस के साथ मिलके वो भी डूबने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? वो तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी तय करना, और ये महागठबंधन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कारण क्या है? केरला में CPM लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे, मेन रूलिंग पार्टी अपोजिशन और दोनों है। और दूसरी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी और CPM एक दूसरे से लड़ रहे, और बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में दोस्ती, वहां कुश्ती, ये चलेगा नहीं। ये तो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस है। नंबर 1 नेतृत्वहीनता, नंबर 2 इसमें आपस में झगड़ा, नंबर 3 इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस, आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कोई प्रैक्टिकल। एक नेगेटिव, पॉजिटिव बता रहा हूं मैं, लोग इसको देखने वाले नहीं है। लोग खुश है, मोदी जी अच्छा कर रहे, अच्छा प्रयास हो रहे, देश आगे बढ़ रहे, तो हम भी उनको साथ दे। तो 2019 में पॉजिटिव एजेंडा हमारा परफॉर्मेंस के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन एनडीए पार्टी मिलकर बीच में तय भी किया, सबने मिलकर घोषणा भी किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम 2019 का चुनाव भी लड़ेंगे, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। अभी तक जो हमने 91 स्कीम्स देश भर में हमने प्रारंभ किया, वो 91 स्कीम्स का अमल ठीक तरफ से हो,
लोगों को फायदा मिले, हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जाम के द्वारा, जनधन आधार मोबाइल के द्वारा लोगों तक पैसा सीधा पहुंचे, ये हमारा आने वाले दिनों में प्रायोरिटी होंगी। उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा गठबंधन जीत कर आएंगे। और लोग चाह रहे, मैं देश भर में घूमता रहता हूं, द जनरल फीलिंग ऑफ द पीपल इज कंट्री नीड्स ए लीडर लाइक मोदी फॉर अनदर 10 years। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू जी, जो सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने हमें साफ साफ बताया कि अगर महागठबंधन बनता है तो उसके इतने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे जिसके चलते उसको सस्टेन करना, उसको चलाए रखना बेहद मुश्किल होगा। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।